नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक कदम सबके साथ में। मित्रों, क्लास स्टार्ट करूंगी उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़िए अपने साथ, ठीक है। और आपको बता दूं कि हम डॉक्टर नगेन का इतिहास पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम रामजन शुक्ल का इतिहास अपने चैनल के माध्यम से कंप्लीट करा चुके हैं, जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों बुक जिसके पास हैं समझ लीजिए उसकी तैयारी अच्छी ही होगी, ठीक है। हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पास बंद ही रखी पड़ी रहती हैं, तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में तो आप क्लास को देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए। अगर आपको इसमें समझ में आए, मेरी कोशिश है कि मैं इस क्लास को इंटरेस्टिंग बनाऊं और हिंदी साहित्य को आप लोगों के दिमाग तक पहुंचाऊं। जो लोग हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, सभी लोग क्लास पसंद कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगी कि दोपहर में हमारा क्विज आता है 2020 का, तो उसमें आप लोग भी भाग लीजिए और अपना स्कोर शेयर जरूर करिए। 1 से 3 के मध्य आप जरूर आइए, जहाँ पे आपको 2020 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट डेली कराई जाती है। आप जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, ओके, जिससे आपका सब्जेक्ट और बेहतर होगा और अच्छी तैयारी होगी। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और इससे पहले हमने जो है जैन साहित्य पढ़ा है, सिद्ध साहित्य पढ़ा है, नाथ साहित्य पढ़ा है और हमने आदिकाल जो है कंप्लीट किया है। इसमें आज हम जो है रासो साहित्य को पढ़कर जो इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आदिकाल का जो रासो साहित्य है इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो है रासो साहित्य के बाद लौकिक साहित्य रह जाएगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अपने आदिकाल जो है इसकी पूरी जो है क्लास आपको एक साथ मिलेगी, एक मास्टर वीडियो के तौर पर, जिसमें आपका कंप्लीट आदिकाल आपको मिल जाएगा और उसके MCQs भी मिल जाएंगे, जिससे आपका जो है आदिकाल बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। ओके, तो आई होप आप लोग क्लास पसंद कर रहे हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे क्लास को। रासो साहित्य क्या है? रासो साहित्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं कि रासो साहित्य कहाँ से आया है, रासो साहित्य क्या है। किसी ने वीर गाथा से जोड़ा है तो किसी ने श्रृंगारसी से जोड़ा है। ओके, तो देखिए, जैन साहित्य के संदर्भ में यह संकेत किया जा चुका है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में रचित जैन रास काव्य वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्यों में से भिन्न है। क्या है कि जो जैन साहित्य में रासो है वो अलग है और जो वीर गाथा में है वो अलग है, ठीक है। जैन साहित्य के संदर्भ में यह संकेत किया जा चुका है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में रचित जैन रास काव्य वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्यों से भिन्न है। क्या कहा गया है कि जैन साहित्य में जो है रासो काव्य वो भिन्न है जो वीर गाथा में लिखा गया है। तो इस तरीके से दोनों का रासो काव्य जो है भिन्न भिन्न है। दोनों की रचना शैलियों का अलग अलग भूमियों पर विकास हुआ है। जैन रासो काव्य में धार्मिक दृष्टि के प्रधान होने से वर्णन की वह पद्धति युक्त नहीं हुई है जो वीर गाथा परक रासो ग्रंथों में मिलती है। इन काव्यों की विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित्र तथा प्रशंसा से है। राजाओं के चरित्र की वर्णन किया गया है और उनकी प्रशंसा की गई है वीर गाथाओं में। फलतः इनका आकार रचनाकारों की मृत्यु के पश्चात भी बढ़ता रहा है, क्योंकि उनके जो पुत्र होते थे या उनके शिष्य होते थे वो लिखते रहते थे, तो उनका आकार जो था बढ़ता रहता था। जैसे चंद्रवरदायी पृथ्वीराज रासो है, उन्होंने जल्लड़ को दिया था, तो उन्होंने अपने पुत्र को दिया था कि इसको कंप्लीट करना, इसको पूरा करना। उसके उत्तराधिकारी राजागण अपने आश्रित अन्य कवियों से उसमें अपने चरित्र भी सम्मिलित करा देते थे। यही कारण है कि इन ग्रंथों में मध्यकालीन राजाओं का भी वर्णन मिलता है। तथा भाषा में भी उत्तरवर्ती भाषा रूपों की झलक भी पाई जाती है। राजस्थान के कतिपय वृत्त संग्रहों ने अधिकांश रासो काव्यों को इन्हीं बातों के कारण अप्रामाणिक रचनाएं माना है। भाषा वैज्ञानिकों ने उन्हें समर्थन भी
भाषा वैज्ञानिकों से उन्हें समर्थन भी मिला है, परंतु इतिहास के मर्म को समझने वाले विद्वान उन वृत्त संग्रहों के कथनों पर विश्वास नहीं करते। सत्य यही है कि रासो काव्यों की रचना आदिकाल में ही हुई है। उनमें जो अंश उत्तरवर्ती राजाओं से संबंधित हैं वे प्रक्षिप्त हैं। इसी मान्यता के आधार पर हम रासो ग्रंथों को आदिकाल का साहित्य स्वीकार करके यहाँ उनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, रासो साहित्य जो है रास से संबंधित है। जो आपने रास लीला सुनी होगी उससे संबंधित है। और रासो मीन्स उनके चरित्र का वर्णन किया गया है, उनके श्रृंगार का वर्णन किया गया है, जिस भी राजा के उनकी रानी का वर्णन किया गया है, उनके राज दरबार का वर्णन किया गया है रासो काव्यों में। अब आते हैं, देखते हैं प्रथम रासो काव्य दिया गया है यहाँ पे, जिसका नाम है खुमार रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको 9वीं शताब्दी की रचना माना है। खुमार रासो 9वीं शताब्दी, याद रखना है, खुमार रासो 9वीं शताब्दी की रचना है, रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इसी को ऑथेंटिक माना जाएगा, क्योंकि इसमें 9वीं सदी के चित्तौड़ नरेश कुमार के युद्धों का चित्रण किया गया है। राजस्थान के व्रत संग्राहकों ने इसको 17वीं शताब्दी की रचना बताया है, क्योंकि इसमें 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश राज सिंह के राजाओं का वर्णन मिलता है, राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन मिलता है, और इसी आधार पर वे इसको आदिकाल की रचना नहीं मानना चाहते। वास्तविकता यह है कि इस काव्य का मूल रूप 9वीं शताब्दी में ही लिखा गया था। शुरुआत इसकी जो है 9वीं शताब्दी से ही कर दी गई। जैसे कोई रचना है, कोई रचनाकार है, कोई रचना लिखता है और उसने कभी स्टार्ट कर दी और कब पता उसका कब वो जो है कंप्लीट हो पाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कोई रचना लिखी जाती है। तो यहाँ पे आपने समझा है इसको। तो यहाँ पे क्या है, तत्कालीन राजाओं के सजीव वर्णन, उस समय की परिस्थितियों के यथार्थ ज्ञान तथा भाषा की आरंभिक हिंदी रूप के प्रयोग में इसी तथ्य के प्रमाण मिलते हैं। जो आपका आदिकाल की विशेषता पहुंची जाती है उसमें सजीव वर्णन भी आता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा कि राजाओं के जो युद्ध होते थे उनका सजीव वर्णन भी किया जाता था या किया गया है। इनमें व्रत संग्राहकों के पास इतिहास को समझने की पैनी दृष्टि नहीं थी, इसलिए राजस्थान में रहते हुए भी आदिकाल की संपत्ति को भक्ति काल और रीतिकाल के भंडारों में डालने का दुराग्रह करके यश अर्जित करते रहे हैं, जबकि वह संपत्ति उन कालों की प्रवृत्तियों से किसी भी रूप में मेल नहीं खाती है। इन लोगों ने रचनाकारों के नामों के संबंध में भी भ्रम पैदा किया है। अधिकांश विद्वानों ने 9वीं सदी के खुमार नरेश के समकालीन दलपति विजय को खुमार रासो का रचयिता माना है, जबकि व्रत संग्रहकर्ताओं ने यह सिद्ध करने की असफल चेष्टा की है कि उसका रचयिता 17वीं सदी ईस्वी का दलपति विजय नाम का कोई जैन साधु था। रचना शैली तथा विषय वस्तु से सिद्ध है कि यह काव्य किसी जैन साधु की रचना नहीं हो सकती। यदि जैन साधु ने इसे लिखा होता निश्चय ही इसमें धर्म भावना किसी न किसी रूप में व्याप्त मिलती। अब यहाँ पे क्लियर हुआ है कि जो जैन साहित्य हैं उनमें रासो काव्य का वर्णन किया गया है तो वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, लेकिन जो रासो साहित्य में रासो का वर्णन किया गया है वो सिर्फ वीरता और श्रृंगार से संबंधित है। ओके, इस ग्रंथ की प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति पूना के संग्रहालय में सुरक्षित है। खुमार रासो की जो प्रति है वह पूना संग्रहालय में संग्रहित है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। यह 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। खुमार रासो जो है उसमें 5000 छंद लिखे गए हैं, 5000 छंद लिखे गए हैं, ये आपको याद रखना है। राजाओं के युद्धों और विवाहों के सर्ववर्णों से इस काव्य की भावभूमि का विस्तार हुआ है। संदर्भानुसार नायिका भेद, षड ऋतु आदि के चित्रण भी मिलते हैं। इसमें नायिका भेद का वर्णन भी किया गया है। राजाओं की प्रशंसा काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य है। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार की धारा भी इसमें वर्णित है। वस्तु वर्णनों में पर्याप्त रमणीयता है और इसमें दोहा, सवैया, कवित्व और आदि छंद प्रयुक्त किए गए हैं। तो आपको मालूम है आदिकाल के जो छंद हैं, प्रमुख छंद हैं, उनमें दोहा, सवैया, कवित्व आते हैं। निष्ठ है आपका तथा इसकी भाषा राजस्थानी है। जो खुमार रासो है इसकी भाषा राजस्थानी है। मित्रों, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं जैसे हमने जो चीज़ें हम आपको बताते जा रहे हैं वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आप उठा के देख लीजिए कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा। राजाओं के वर्णनों पर आधारित होने पर भी इसमें काव्यात्मक सरस वर्णनों का प्राचुर्य भाव है। क्या कहा गया? खुमार रासो से है पंक्ति, पीऊ चित्तौड़ न आव्यू सावड़ पहली तीज, जोवे वाट बिरहणी खिड़खिड़ अड़वे खींच।
शायद मैंने ये पंक्ति आपको पढ़ाई थी, तो किसी मित्र ने कहा था कि मैम ये जो है पद्मावत है। तो मित्र ये पद्मावत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे खुमार रासों की पंक्ति है। पीव चित्तौर न आवेउ सावण पहली तीज जो वे बाट बिरैणी खिड़खिड़ अड़वे खींच। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये पंक्ति खुमार रासों से पूछी गई है और इसे आप माइंड में सेट कर लीजिए। प्राचीन काल में मुद्रण के अभाव के कारण लिपिकर्ता जैसे लिखते थे वैसा ही ग्रंथ की भाषा का रूप हो जाता था। धार्मिक साहित्य में धार्मिक भावना के कारण शब्दों के मूल रूप की रक्षा का प्रयत्न किया जाता था, किंतु रासो काव्यों के प्रति वैसा कोई आग्रह नहीं होता था। अतः उनकी भाषा पर लिपिकर्ताओं की भाषा के रूप में प्रभाव पड़ते रहते थे। इस काव्य की भाषा के साथ भी यही हुआ। वस्तुतः इस ग्रंथ के मूल रूप तक पहुँचने के लिए प्रामाणिक पाठ संपादन की आवश्यकता है। तो अभी जो है इसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी भी इस पर रिसर्च जो है अधूरा है। अभी भी इस पर रिसर्च हो रहा है कि ये रचना जो है प्रामाणिक है या फिर अप्रामाणिक है। तो इस यहाँ पे हमने इस पैराग्राफ में देखा है खुमार रासों के बारे में। ठीक है, और इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लाएंगे। और फिर उसमें गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो अब हम देखेंगे बीसलदेव रासो। खुमार रासो के बाद जो है बीसलदेव रासो, तो उसकी रचना 9वीं सदी माना है। तो बीसलदेव रासो की 11वीं सदी माना गया है। नरपतनाल के द्वारा लिखा गया है। ये पंक्ति है 1272 मंझारी जेठवदी नवमी बुधवारी। तो जो है जेठवदी जेठ में लिखा गया है, नवमी और बुधवार था। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। बीसलदेव रासो 11वीं सदी की रचना है, नरपतनाल के द्वारा लिखी गई है, ऐसा आपको याद रखना है। प्रथम जो है इसमें 12 मासा का प्रयोग किया गया है। प्रथम पंक्ति में संवत 1272 वर्ष भी माना गया है, किंतु अधिकांश विद्वान 1212 भी ही स्वीकार करते हैं। कुछ वृत्त संग्रहकर्ताओं ने इस ग्रंथ को भी आदिकाल की रचना नहीं माना है। यह संभव है कि इसमें भी कुछ परिवर्तन होते रहे हों, किंतु इससे इसकी प्राचीनता समाप्त नहीं हो जाती है। और डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया जो हैं 16वीं शताब्दी के नरपतनाल नामक एक गुजराती कवि को इसका रचयिता मानते हैं, किंतु डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने कई प्राचीन प्रतियों के आधार पर सिद्ध किया है कि यह कृति 14वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई थी। नवीन खोजों में एक प्राचीन प्रति मिलती है जिससे इस काव्य का रचना काल 1016 ईस्वी सिद्ध होता है। उसमें यह पंक्ति मिलती है संवत 73 जान नाल कविसर सरसी वाणी, मतलब नाल लिखा है तो नरपतनाल जो है इनका अंदाजा लगाया जाता है, लेकिन प्रामाणिकता नहीं है सिद्ध होती है। बीसलदेव रासो मूलतः गेय काव्य था। बीसलदेव रासो जो है गेय काव्य है, और आपको बता दें रासो काव्य अधिकतर जो है गेय ही लिखे गए हैं, तो इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि बीसलदेव रासो जो है गेय काव्य है या कैसा लिखा गया है, तो ये गेय काव्य ही है। अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहा है। डॉक्टर मेनारिया जो है इनका मत है कि यह काव्य गेय नहीं था, शायद वे गेयता का अर्थ लोकगीतों की तरह गाया जाना लगाते हैं, और इसी आधार पर यह कहते हैं कि राजस्थान में कभी भी यह गेय नहीं रहा, मतलब कभी गाया नहीं गया है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया। इसकी जो है प्रति निकाली है डॉक्टर माता प्रसाद ने 128 छंदों की। यह पाठ बीसलदेव रासो का मूल रूप बताया जाता है। इसकी भाषा आदिकालीन आरंभिक हिंदी का सहज स्वरूप सिद्ध होती है। बीसलदेव रासो हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। तो बीसलदेव रासो की नायिका जो है राजमती है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको ये याद रखना है। ओके, यहाँ पे देखेंगे इसका जो है इसमें आगे कुछ ऐसा नहीं है जिससे हमें पढ़ना जरूरी हो, लेकिन यहाँ पे जो है अस्त्री जन्म काय दीधो महस अवर जन्म थारई घड़ारे नटेश, ये पंक्ति है, नोट कर लीजिए आप लोग, हो सकता है पूछा जाए, लेकिन अभी तक तो पूछी नहीं गई है। तो 12 मास और ऋतुओं के प्राकृतिक चित्र संयोग और वियोग उद्दीपन का काम करते हैं। इसमें जो है आलंबन और उद्दीपन जो होता है, इसमें उद्दीपन का वर्णन किया गया है, और 12 मासा और ऋतुओं का भी वर्णन किया गया है बीसलदेव रासो में।
आगे देखिए, बीसलदेव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता। विद्यापति से होती हुई यह परंपरा भक्ति काल में प्रेमाख्यानक काव्यों तक पहुंचती है। कृष्ण भक्तों को भी उसने प्रभावित किया है तथा रीतिकाल में जाकर उसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ है। देखिए यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं हमीर रासो। अभी हमने खुमार रासो पढ़ा और बीसलदेव रासो पढ़ा है। अब हम हमीर रासो के बारे में जान लेते हैं। हमीर रासो प्राकृत पैंगलम में इस काव्य के कुछ छंद मिलते हैं, उसी के आधार पर इस रचना को प्रमाणिक माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना की थी। उनका अनुमान था कि इसमें हमीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन तथा हमीर की प्रशंसा चित्रित होगी, किंतु राहुल जी ने उन पद्यों को जज्जल नामक किसी कवि की रचना घोषित किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का नाम न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता रहा है। अर्थ सारंग धरकृत हमीर रासो का अस्तित्व संकट में पड़ा हुआ है। अभी तक इसकी कोई भी उपलब्ध प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, इसकी कोई भी प्रति उपलब्ध नहीं हुई है हमीर रासो की। ठीक है, तो ये हमीर रासो जो है इसको इसके रचनाकार सारंगधर माने जाते हैं। ओके, और जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने इसकी कल्पना की थी कि ऐसी कोई रचना है। ओके, नेक्स्ट है परमाल रासो। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं परमाल रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो जो है सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया जाए ये किसी को नहीं मालूम होता है ना। पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए, जो चीज़ें ऑथेंटिक हैं उनको तो पढ़ना ही है, तभी जाके सफलता मिलती है। तो परमाल रासो उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से जो काव्य प्रचलित है उसे परमाल रासो कहते हैं। ठीक है, यह रासो लोक गेय काव्य था, अतः इसके मूल की सुरक्षा नहीं हो सकी। इसमें अनेक अंश बाद में जोड़े गए तथा अनेक अंशों में वर्णन और भाषा संबंधी परिवर्तन किए गए। धीरे धीरे आल्हा लोकगीत की एक शैली बन गया, अतः आधुनिक विषयों पर आल्हा लिखे जाने लगे। जो आपने आल्हा नाम सुना ही होगा, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं या कहीं से भी हैं, राजस्थान से हैं, तो आल्हा नाम तो आपने सुना ही होगा। प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों के अभाव में मौखिक रूप में उपलब्ध आलाखंड के आधार पर परमाल रासो के साहित्यिक स्वरूप के विषय में कुछ भी कहना कठिन है। 1865 में, अभी जल्द ही हमने एक क्वेश्चन पूछा था, 1865 में चार्ल्स एलियट ने इसे आलाखंड नाम से प्रकाशित करवाया था। देखिए, परमाल रासो और आलाखंड एक ही रचना का नाम है। आलाखंड नाम से एलियट हैं, इन्होंने इसका 1865 में प्रकाशित इसे कराया था। वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित है। इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारित किया और उसे नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित कराया। इस नए रूप में उपलब्ध परमाल रासो यद्यपि सर्वथा प्रमाणिक कृति तो नहीं है, तथापि आदिकाल में रचित मूल परमाल रासो के ऐतिहासिक अस्तित्व को समझने में सहायक अवश्य है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन पूछ दिया गया कि इनमें से किन किन ने जो है इसका प्रकाशन करवाया है। तो नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा जो है श्याम सुंदर दास जी ने भी इसका प्रकाशन कराया है एलियट के साथ साथ। परमाल रासो का रचयिता जगनीक नामक कवि माना जाता है। परमाल रासो आल्हा गाया जाता है, दिन में भी गाया जाता है, रात में भी गाया जाता है आल्हा। तो रात में जाग कर आप गाते हैं, ठीक है, रात में जो है आप जाग कर गाते हैं तो जगनिक। ठीक है, परमाल रासो जो है रात में आप जाग कर गाते हैं तो जगनिक, याद रखिएगा। जो महोबा के राजा परम देव जो का आश्रित था, उसने इस काव्य में आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन किया था। इसी आधार पर इसका रचनाकाल जो है 13वीं सदी का माना जाता है। इसमें वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप मिलता है उतना अन्यत्र दुर्लभ है। आज भी जब इसे गायक संगीत के साथ गाते हैं तब दुर्बलों में भी तलवार चलाने की स्फूर्ति आ जाती है, क्योंकि इसकी गाने की तर्ज ही ऐसी है। मेरे पास उपलब्ध नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर प्रस्तुत करती एक बार। आल्हा मेरे गांव में भी गाया जाता है आल्हा, और आपने भी हो सकता है सुना हो। रेडियो पे अधिकतर आता है आल्हा शाम के समय, तो एक बार सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत ही आपके साहित्य से संबंधित है, तो आपको सुनना भी चाहिए। भाषा की दृष्टि से इस काव्य का मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि मूल रूप का कोई भी
अंश अब शुद्ध रूप में सुरक्षित नहीं है। इसकी पंक्ति देख लीजिए, 12 वर्ष लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। इसके गाने की तर्ज इतनी अच्छी है, कर्कश रूप में गाई जाती है एक, लेकिन इसको गाने में बहुत ही आनंद आता है। आपने सुना होगा कि कई स्कूलों में प्रोग्राम होता है, उनमें भी आला जो है इसका मंचन किया जाता है, तो उसको इसका एक भाव जो है बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन ये पंक्ति जो है परमाल रासों से है, ये आपको याद रखना है। परमाल रासों मीन्स आलाखंड। ठीक है, श्याम सुंदर दास जी ने और इलियट ने इसका प्रकाशन करवाया है 1865 में इलियट ने। आइए अब हम चलते हैं सबसे श्रेष्ठ रचना की तरफ, जो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जिसे जो है प्रथम महाकाव्य कहा गया है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। उन्होंने चंद्रवरदाई को दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान का सामंत और राजकवि माना है। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार चंद्रवरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था। इनके जन्मकाल के संबंध में कई धारणाएं हैं। शुक्ल जी ने इनका जन्म वर्ष 1168 ईस्वी माना है तथा लिखा है कि रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। किस गोत्र के थे? जगात नामक। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब में थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ, ऐसा माना जाता है। शुक्ल जी ने हरप्रसाद शास्त्री जी द्वारा प्राप्त चंद का एक वंश पृथ्वी प्रस्तुत किया। और आपको बता दें, सूरदास जो हैं, सूरदास उनकी साहित्य लहरी में ऐसा लिखा है कि जो चंद्रवरदाई हैं ये सूरदास जी के ही वंशज हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। ओके, आइए देखें जल लिखा है। जल जो है जल्लड़ इनके पुत्र थे। पृथ्वीराज रासो जो है उन्होंने ही कंप्लीट किया था। जब ये लड़ाई के लिए चले थे पृथ्वीराज के साथ, तो इन्होंने कहा था, पुस्तक जल्लड़ हत दे चल गज्जे नृपकाज, कि जो चंद्रवरदाई हैं इन्होंने अपने पुत्र के हाथ में ये रचना दे दी और कहा, और वो जो है पृथ्वीराज रासो के साथ चले गए युद्ध पर। यह प्रसिद्ध है कि चंद ने स्वामी के धात अपना बलिदान दिया। वह बहुत प्रतिभाशाली, दूरदर्शी, वीर तथा स्वामी भक्त कवि थे। पृथ्वीराज रासो से सदा अपने सखा के समान साथ रखते थे एवं पृथ्वीराज रासो उसकी हर बात मानते थे। अब हम पृथ्वीराज रासो के संस्करण की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पृथ्वीराज रासो के संस्करण। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हुए। कितने? 4। सबसे बड़ा संस्करण वह है जिसका प्रकाशन नागरिक चारणी सभा काशी से हुआ। इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। तो पूछा जा सकता है कि उदयपुर के संग्रहालय में कौन सी रचना की प्रतियां जो है संग्रहित हैं? तो पृथ्वीराज रासो। सभा ने 1585 में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया था। इसके संस्करण में 69 समय खंड हैं तथा 16,306 छंद हैं। ये भी आपको याद रखना है। द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो में 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ, किंतु अबोहर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं, जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई। तीसरा लघु संस्करण 3500 छंदों का है। पहला जो है 16,000 का है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो का दूसरा है 7,000 का और तीसरा 3500 का है। ठीक है, और चौथा जो है सबसे छोटा वह 1300 छंदों का संस्करण है। अब यहाँ पे 3500 छंदों का है, जिसमें केवल 19 समय है। जो तीसरा है वो लघु संस्करण है, उसमें 19 समय है। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां भी बीकानेर में सुरक्षित हैं। चौथा संस्करण सबसे छोटा है, जिसमें केवल 1300 छंद हैं। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं। प्रामाणिकता। इन चारों संस्करणों को देखकर यह प्रश्न सहज रूप में उत्पन्न होता है कि इनमें यह प्रामाणिक संस्करण कौन सा है, और इसी में लगा हुआ वह विवाद भी बढ़ जाता है। तो मित्रों, ये हमने देखा है इसमें। अब यहाँ पे प्रामाणिक और अप्रामाणिक की बात की गई है कि किसने इसे प्रामाणिक माना है और किसने इसे अप्रामाणिक माना है। तो मैं
चाहूँगी आपको यहीं पे इसी क्लास में बता दूं इसकी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता। प्रामाणिकता इन चारों संस्करणों को देखकर यह प्रश्न सहज रूप से उत्पन्न होता है कि इनमें से प्रामाणिक संस्करण कौन सा है, और इसी से लगा हुआ वह विवाद भी बढ़ जाता है जिसके अनुसार पृथ्वीराज रासो को एक जाली ग्रंथ माना है। किसने माना है? जो रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने जाली ग्रंथ इसको माना है। और यहाँ पे लिखा है जाली ग्रंथ, तो डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में है ये। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये ग्रंथ इस दृष्टि से सर्वाधिक विवादास्पद रहा है। विद्वानों में कई वर्ग माने जाते हैं, एक तो प्रामाणिक वाले माने जाते हैं, एक अप्रामाणिक वाले माने जाते हैं, तीसरे जो है उन्होंने आध प्रमाणिक माना है। आध प्रमाणिक मतलब थोड़ा प्रमाणिक है, थोड़ा अप्रामाणिक है, ठीक है, तो आध प्रमाणिक माना है। श्याम सुंदर, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, मिश्रबंधु, कर्नल टॉड आदि विद्वानों ने यह माना है कि पृथ्वीराज रासो का जो संस्करण सभा में प्रकाशित हुआ है वह प्रामाणिक है। किसने किसने? श्याम, मोहन, मिश्र, कर्नल। श्याम, मोहन, मिश्र, कर्नल इन्होंने प्रामाणिक माना है। दूसरा वर्ग रामचंद्र शुक्ल, कविराज, श्यामल दास। अब यहाँ पे श्याम सुंदर दास एक है और एक श्यामल दास है। गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर बूलर, मुंशी देवी प्रसाद आदि विद्वानों का है जो रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानते हैं। जो रामचंद्र शुक्ल के साथ जो श्याम जी आते हैं उन्होंने अप्रामाणिक माना है। राम, श्याम, गौरी, बूलर, देवी प्रसाद ने इसे अप्रामाणिक माना है। आश्चर्य है कि शुक्ल जी अप्रामाणिक मानते हुए भी उसे अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत स्थान देते हैं। अब यही तो सबसे बड़ी बात है कि अप्रामाणिक जिस रचना को मान लिया है उसको सम्मिलित करने की क्या जरूरत थी, लेकिन उन्होंने सम्मिलित किया है। तृतीय वर्ग के विद्वान मुनि जिनविजय, सुनीत कुमार, हजारी प्रसाद हैं जिन्होंने इसे अर्ध प्रमाणिक माना है। कौन कौन है? मुनि जिनविजय, सुनीत कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जिनविजय, सुनीत कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने इसे अर्ध प्रमाणिक माना है। श्याम, मोहन, मिश्र, कर्नल टॉड। श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, मिश्रबंधु, कर्नल टॉड इन्होंने माना है इसे प्रामाणिक। अप्रामाणिक माना है रामचंद्र शुक्ल ने। श्यामल दान जो है कविराजा श्यामल दान इन्होंने, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर बूलर, देवी प्रसाद ने इसे माना है अप्रामाणिक। और अर्ध प्रमाणिक माना है किसने? जिनविजय, सुनीत कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अर्ध प्रमाणिक माना है, यह आपको याद रखना है। वे मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो चौहान की दरबारी कविचंद बरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो लिखा था, किंतु इसका मूल रूप आजकल उपलब्ध नहीं है। चौथा मत नरोत्तम दास स्वामी का है। उन्होंने सबसे अलग यह बात कही है कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में कहकर मुक्तक रूप में रासो की रचना की थी। उनकी इस मत से कि रासो मूलतः प्रबंध काव्य नहीं था आने कोई विद्वान सहमत नहीं है। एकमात्र जो रचनाकार है नरोत्तम दास ही, इन्होंने इसे प्रबंध काव्य न मानकर मुक्तक काव्य माना है। ओके, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अभी तो बहुत बड़ा लंबी क्लास है। आगे हम देख लेते हैं कि आरंभ में यह ग्रंथ जो है विवादास्पद नहीं था। कर्नल टॉड ने इसकी वर्णन शैली तथा काव्य सौंदर्य पर रीझ कर इसके लगभग 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। कर्नल टॉड ने 30,000 छंदों का अंग्रेजी में वर्णन किया है। तासी भी इसकी प्रामाणिकता में संदेह नहीं करते थे। बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने इस ग्रंथ का मुद्रण भी आरंभ कराया था। सन 1875 में डॉक्टर बूलर ने पृथ्वीराज विजय अलग रचना है, ग्रंथ के आधार पर इसे अप्रामाणिक रचना घोषित किया। फलतः राजस्थान के कुछ वृत्त खोजियों ने कविराज, मुरारी दान, श्यामल दान, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा आदि इन सब काव्य को अप्रामाणिक सिद्ध करने के लिए साया तर्क जुटाए। इन विद्वानों के तर्कों को निराधार सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने वस्तुतः यह विवाद इतना उलझ गया कि अब कुछ विद्वान इसे अप्रामाणिक सिद्ध करने में जुटे हुए हैं। वे इतदर्थ नए नए तर्क खोजते रहते हैं। कुछ विद्वान ऐसा भी है जो उनके द्वारा खोजे गए तर्कों को निराधार सिद्ध करने के लिए सामग्री जुटाते हैं। तो मित्रों, ये हमने आज की क्लास में पढ़ा है और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी जो
चीज़ें दी गई हैं इनको समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप जो है अभी लंबी क्लास हो सकती है, तो इसमें अब जो है हम नहीं पढ़ेंगे इसको, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे तो आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग जो है इसे एक बार में ना समझ में आया तो दोबारा सुनिए और इसके नोट्स भी बनाते जाइए। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, लेकिन आप लोग अपने आप लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, आप लोगों को ये चीज़ें याद रहेंगी। और मित्रों आपको बता दें कि यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके पास कोई भी बुक नहीं है तो आप इस क्लास को ही देखते हैं तो भी जो है आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओके, और जुड़े रहिए हमारे साथ और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, शेयर करिए। ओके, क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक करिए और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।